हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं सेक्शन 235 पीएनएसएस सीआरपीसी सेक्शन 212। इससे पहले हमने सेक्शन देखी थी 234, जिसमें हमने जाने थे आरोप के एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं आरोप के। अब हम देखेंगे इसकी सेकेंड सेक्शन आरोप के चैप्टर से सेक्शन 235, समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियाँ। पार्टिकुलर्स एज द टाइम, प्लेस एंड पर्सन। अभिकथित अपराध के समय, स्थान के बारे में, जो अपराध किया गया है उसके समय और स्थान के बारे में, और जिस व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है या जिस वस्तु के विरुद्ध किया गया है उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में ऐसी विशिष्टियाँ। जो कोई अपराध किया गया उसका समय क्या था, उसका स्थान क्या था। इसी के साथ ही ऐसा अपराध किसके प्रति होता है, शरीर के प्रति या संपत्ति के प्रति, या तो किसी संपत्ति के प्रति है या किसी व्यक्ति के प्रति है। तो ऐसे व्यक्ति या वस्तु की क्या विशिष्टियाँ थी, जैसे अभियुक्त को उस बात की जिसका उस पर आरोप है सूचना देने के लिए उपयुक्त रूप से पर्याप्त है, आरोप में अंतर्विष्ट होगी। तो आरोप जो विरचित किया जाएगा उस आरोप में वो सभी विशिष्टियाँ लिखी जाएगी, जिससे कि अभियुक्त को इस बात का ज्ञान हो जाए, इस बात की सूचना हो जाए कि उस पर किन विशिष्टियों का आरोप लगा है। तो उसमें कौन कौन सी विशिष्टियाँ होंगी, उसमें होगी एक तो अभियुक्त के द्वारा किए गए अपराध का समय, स्थान, और अपराध किसी व्यक्ति विशेष की प्रति किया गया है या किसी संपत्ति विशेष की प्रति किया गया है, और उनकी क्या विशिष्टियाँ थीं। ये सभी विशिष्टियाँ आरोप में लिखनी होगी, जिससे कि अभियुक्त को इस बात की सूचना हो जाए कि उस पर किस अपराध का आरोप लगाया गया है। आगे इसका क्लोज सेकेंड कहता है कि जब अभियुक्त पर आरोप है वो आपराधिक न्यासभंग का है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध है, या बेईमानी से धन को ले लेने का अपराध है, या कोई अन्य जंगम संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी को के दुर्विनियोग का अपराध है, मिस एप्रोप्रिएशन किया है, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी का। 3 अपराध आगे इसमें आपराधिक न्यासभंग है, बेईमानी से धन लेना है, या जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग है। तब इसमें इतना पर्याप्त होगा, तब इनके आरोप को अगर हम विरचित करते हैं तो उसमें क्या लिखना पर्याप्त होगा कि विशिष्ट मदों का जिसके विषय में अपराध किया गया अभिकथित है। तो इतना ही पर्याप्त होगा कि वो विशिष्ट मद मीन्स विशिष्ट समय, विशिष्ट स्थान जिसके विषय में, और विशिष्ट वस्तु जिसके विषय में ऐसा अपराध किया गया, ये उसमें लिखना पर्याप्त होगा। या फिर उस अपराध की ठीक तारीखों का विनिर्दिष्ट किए बिना। भाई आपराधिक न्यासभंग का अपराध जो है वो एक ही समय में तो नहीं हो सकता, एक से अधिक तारीखों का वर्णन होगा। तो इसमें अपराध की तारीखों का ठीक विनिर्दिष्ट किए बिना, चाहे तारीख आपने ऊपर नीचे लिख दी हो, लेकिन उस सकल राशि का, उस टोटल अमाउंट का वर्णन करना होगा जितने अमाउंट के बारे में अपराध किया गया, या उस जंगम संपत्ति का वर्णन करना होगा जिसके बारे में अपराध कर दिया गया। तो जब कभी भी आपराधिक न्यासभंग का, बेईमानी से धन को ले लेने का और जंगम संपत्ति के दुर्विनियोग का, मिस एप्रोप्रिएशन का कोई अपराध है, तो उसमें उन मदों का वर्णन करना होगा। मदों का मीन्स यहाँ क्या है, वो उस धन संपत्ति की राशि का, उनका वर्णन करना होगा। भले ही आप तारीखों का वर्णन सही तरीके से नहीं करो, लेकिन वो राशि जिसके बारे में ऐसा अपराध किया गया, या वह जंगम संपत्ति जिसके बारे में ऐसा अपराध किया गया, वह उस सकल राशि का विनिर्दिष्ट करना पड़ेगा। और राशि एकदम सही लिखनी होगी, और उन तारीखों का जिसके बीच अपराध किया गया विनिर्दिष्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे विचित आरोप धारा 242 के अर्थ में एक ही आरोप समझा जाएगा। तो अगर ऐसे आरोप की विरचना में हमने सकल राशि का वर्णन कर दिया, इसी के साथ ही किसी जंगम संपत्ति के बारे में जो अपराध किया गया है उसका वर्णन कर दिया, तारीख भी हमने लमसम लिख दी, तो ये सभी एक आरोप विरचित करने का एक पर्याप्त आधार है, एक पर्याप्त फॉर्मेट है, और इससे अभियुक्त को जानकारी हो जाएगी कि उस पर किस बात का आरोप लगाया गया है। आगे इसका क्लोज परंतु कह रहा है, लेकिन ये जो तारीखें हैं ना, ये पहली और अंतिम तारीख में 1 वर्ष से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अब जैसे कहा था कि तारीखों का विनिर्देश सही लिखना आवश्यक नहीं है,
तो ठीक है, आप तारीख कोई सी भी लिख दो, लेकिन आपने जो अपराध की तारीख बताई है वो प्रथम और अंतिम तारीख के बीच 1 वर्ष से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। एक ही साल के भीतर किए गए अपराध होने चाहिए। ये थी अपनी सेक्शन 235। आगे हम देखते हैं सेक्शन 236 सीआरपीसी की सेक्शन 213 कि कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। अपराध किस मैनर से किया गया। When manner is committing offense must be stated। तो अपराध किस रीति से कथित किया गया ये हमें कब वर्णित करना चाहिए आरोप की विरचना में। तो इसमें कहा गया है कि जब मामला इस प्रकार का है कि सेक्शन 234, 235 में वर्णित जो विशिष्टियाँ हैं वो अभियुक्त को उस बात की जिसका उस पर आरोप है पर्याप्त सूचना नहीं देती है। अगर 234 में जो रीति बताई गई है, 235 में जो विशिष्टियाँ दी गई हैं, वो अगर अभियुक्त को इस बात की पर्याप्त रूप से सूचना नहीं देती कि उस पर किस चीज़ का आरोप है, तब अभियुक्त को उस आरोप की रीति जिसमें कि ऐसा अपराध किया गया और वो विशिष्टियाँ जो कि उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त है आरोप में लिखनी होगी। तब उस आरोप में वो रीति और वो विशिष्टियाँ लिखी जाएगी जिसमें कि ऐसा आरोप किया गया। अब इसके जो इलस्ट्रेशन है ना, इससे ये सेक्शन अच्छे से क्लियर हो जाती है कि किन किन में रीति लिखनी आवश्यक है और किन में आवश्यक नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, इसके इलस्ट्रेशन से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या कह रहा है कि कै पर वस्तु विशेष की विशेष समय स्थान में चोरी का अभियोग है। किसका अभियोग लगा है? चोरी करने का। तो ये आवश्यक नहीं है कि चोरी की रीति उपवर्णित की जाए जिससे कि चोरी की गई। तो अब हमें समझ में आ गया कि अगर हम चोरी के आरोप की विरचना कर रहे हैं तो हम 234 और 235 में जो एलिमेंट्स बता रखे हैं उनकी पूर्ति करने से चोरी के आरोप की पूर्ति हो जाएगी। इसमें रीति लिखनी आवश्यक नहीं है कि आपने किस रीति से चोरी की, क्यों ये तो किसी को भी नहीं पता कि अगला घर में दरवाजे से घुसा है या खिड़की से घुसा है, ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। तो यही चीज़ है कि इसमें रीति वर्णित करनी आवश्यक नहीं है। ऐसे ही पूछ लिया जाता है आरजेएस के एग्ज़ाम में, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ गए कि क्या चोरी में रीति वर्णित करनी आवश्यक है? तो नहीं, चोरी में रीति वर्णित करनी आवश्यक नहीं है। इसका ख क्लोज पूछ रहा है कि ख पर क के साथ कथित समय पर और कथित स्थान में छल करने का उपयोग है। ए ने बी के साथ जो पर्टिकुलर समय बता रखा है, आरोप में लिख रखा है, उस समय पर और उस स्थान पर छल किया है। आरोप में वह रीति जिससे ए ने बी के साथ छल किया लिखनी होगी। बिल्कुल, छल में स्थान और समय का कोई वैल्यू नहीं है। छल में वो रीति लिखनी पड़ेगी जिस रीति से उससे छल या कपट किया गया, किस तरीके से उससे छल किया गया, ये उसमें लिखना आवश्यक होगा। चीटिंग के लिए कौन सा मैनर अपनाया गया, ये लिखना आवश्यक होगा। इसका खंड ग कह रहा है कि क पर कथित समय और कथित स्थान में मिथ्या साक्ष्य देने का अभियोग है। क पर किस चीज़ का अभियोग है? कि उसने पर्टिकुलर समय और पर्टिकुलर प्लेस पर मिथ्या साक्ष्य दिया है। तो आरोप में क के द्वारा दिए गए साक्ष्य का वो भाग वर्णित करना होगा जिसमें मिथ्या साक्ष्य होना अभिकथित है। तो आपने समय और स्थान लिख दिया, इससे मिथ्या साक्ष्य का कंप्लीट एवोल्यूशंस नहीं होता। इसमें हमें ये भी देना होगा कि वो कौन सा साक्ष्य था, वो क्या साक्ष्य था जिसमें कि जिसको कि हम मिथ्या ठहरा सकते हैं, जो मिथ्या होना अभिकथित है। आगे इसका क्लोज घ कह रहा है कि क पर लोक सेवक ख को उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में कथित समय और कथित स्थान में बाधित करने का अभियोग है। क ने क्या किया? लोक सेवक ख है, उसको लोक कृत्यों में, उसको लोक कृत्य के निर्वहन में उसको बाधा पहुँचाई। बाधा पहुँचाने का समय लिख दिया, स्थान लिख दिया। तो आरोप में वो रीति भी लिखनी पड़ेगी जिससे कि उसने बाधा पहुँचाई। भाई उसने क्या किया, उसके साथ वो रीति लिखनी आवश्यक है। उसे जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई है, उसे झूठ बोला है, उससे कोई चीटिंग करी है, क्या किया गया है, तो ये आरोप में लिखना आवश्यक होगा। इसका अगला पॉइंट कह रहा है कि क पर कथित समय पर और कथित स्थान में ख की हत्या का अभियोग है। क ने ख की हत्या की है, तो हत्या के लिए आवश्यक नहीं है कि आरोप में वह रीति लिखी जाए।
कि क ने ख की हत्या किस रीति से की है। तो अब तक जो हमने देखा उसमें चोरी में रीति लिखनी आवश्यक नहीं है, हत्या में रीति लिखनी आवश्यक नहीं है। आगे इसका नेक्स्ट क्लोज कह रहा है कि क पर ख को दंड से बचाने के आदेश से विधि की निर्देश की अवज्ञा का अभियोग है। क ने क्या किया, ख को दंड से प्रच्छादित करने के लिए विधि का जो निर्देश दिया गया था उसकी अवहेलना की है। तो अवहेलना किस रीति से की गई है, आरोपित अवज्ञा और अतिलंघित विधि, कौन सी विधि का उसने उल्लंघन किया है और कौन सी अवज्ञा की है उसने, इस रीति का वर्णन आरोप में करना आवश्यक है। तो अब तक हमने जो क्लोज देखी है उसमें केवल चोरी और हत्या में ही रीति लिखनी आवश्यक नहीं है। इसके अलावा अगर छल है तो रीति लिखनी आवश्यक है, मिथ्या साक्ष्य है तो रीति लिखनी आवश्यक है, लोक कर्तव्य के निर्वहन में कोई कार्य किया गया है तो रीति लिखनी आवश्यक है, और विधि की निर्देश की अवज्ञा की गई है तो रीति लिखनी आवश्यक है। ये थी अपनी सेक्शन 236।